अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी हमें मन्नत ने कोयटा से भेजी है। मन्नत कहती है, सलाम भाई, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे अपने साथ पेश आया था। मैं 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी और हमारी जब गर्मियों में 3 माह की छुट्टियाँ होती थीं तो हम उन छुट्टियों में अपने कज़न से मिलने के लिए कराची जाया करते थे। घूमने फिरने की वजह से हमारी तवज्जो का मरकज़ कराची ही था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार कराची में ही थे। सिर्फ हमारी ही फैमिली थी जो कारोबार के सिलसिले में कोयटा शिफ्ट हुई थी। स्कूल से मेरी 3 माह की छुट्टियां हुई तो हम हर बार की तरह अब भी कराची के लिए रवाना हो गए। हम कराची रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमारे कज़न्स रेलवे स्टेशन पर पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खैर, हम उनके साथ उनके घर गए, 1-2 दिन आराम किया और अगले दिनों के लिए पिकनिक के मुख्तलिफ प्लान बनाने लग गए। कोयटा से कराची वालों की रोज़मर्रा की रूटीन बिल्कुल अलग थी। जैसे हम तो कोयटा में 10-11 बजे सो जाते थे, मगर यहाँ की रूटीन ये थी, रात का खाना 12 बजे पकना शुरू होता था और इसे 2 बजे सर्व किया जाता था। ये रूटीन इनके वर्किंग के दिनों की थी, जबकि छुट्टियों में तो वो और भी देर से सोया करते थे। हमारे एक कज़न ने रात को पिकनिक पर जाने के लिए हॉक्स बे में 2 हट बुक करवाए थे। मन्नत कहती हैं कि मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे लिए वो रात किसी अजाब से कम ना होगी। खैर, हमने रात 11 बजे अपना खाने पीने का सामान पैक किया और हॉक्स बे की तरफ निकल पड़े। हम 1 घंटे में हॉक्स बे पहुंच गए और हमने जाते ही रेत पर चादर बिछाई और खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद हम सब कज़न्स हट के अंदर चले गए और हट के अंदर जाकर हम सब में गपशप शुरू हो गई। लेकिन हट के अंदर जाते हुए मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी और बेचैनी का एहसास हो रहा था। वहाँ पर काफ़ी तादाद में लाइट्स ऑन थी, मगर फिर भी अंधेरा सा महसूस हो रहा था। समंदर की तेज़ हवा के बावजूद बहुत ज़्यादा घुटन थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है और मैंने ये चीज़ अपने कज़न से बिल्कुल शेयर नहीं की कि पिकनिक के लिए आए हैं और सब लोग खुश हैं, तो ऐसी बात बताने से इन सब का मूड ऑफ हो जाएगा। जब हम सब गपशप और खेल से फ्री हुए तो प्लान बनाया कि चलो समंदर चलते हैं। मैंने अपने कज़न से कहा कि आप लोग चलें, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। मेरे सारे कज़न समंदर की तरफ चले गए और मैं वॉशरूम में। लेकिन जैसे ही मैंने वॉशरूम को लॉक किया तो वॉशरूम की खिड़की में से सीटी बजने की आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद कज़न्स में से कोई शरारत कर रहा है, मगर उस खिड़की की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि किसी इंसान का सीढ़ी के बगैर ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। जब मैंने झांका तो वहाँ कोई सीढ़ी भी मौजूद नहीं थी और सीटी की आवाज़ इतनी करीब थी कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़े होकर बजा रहा हो। मगर मैंने देखा वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अलबत्ता मुझे दिखने में ये ज़रूर लग रहा था कि 2 आँखें मुझे खिड़की से घूर घूर कर देख रही हैं। मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि जाके अपनी कज़न्स को साथ लेकर आऊं, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकती थी। मैंने यूं ही बाहर निकलने का इरादा किया तो वॉशरूम की लाइट बंद हो गई और लाइट बंद होते ही मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो और उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मगर मेरे लिए टेंशन की बात यह थी कि मुझे दरवाज़े का हैंडल भी नहीं मिल रहा था। मैं ज़ोर से चीखने लगी और फिर अचानक दरवाज़े का हैंडल मेरे हाथ में आया और मैं लॉक खोलकर बाहर वाले कमरे की तरफ भागी तो कमरे में भी अंधेरा था। जैसे ही मैं वॉशरूम से भागकर निकली तो मेरा दुपट्टा किसी ने पीछे से पकड़ लिया और उस झटके से मैं सर के बल गिर पड़ी और बेहोश हो गई। खैर, जब मेरी आंख खुली तो उसी हट के बेड पर लेटी हुई थी। मेरे चारों तरफ मेरे कज़न्स खड़े हुए थे और बेचारे सारे ही शक्लों से परेशान लग रहे थे और मुझसे जानना चाह रहे थे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। आधे घंटे तक तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि सिर्फ वॉशरूम की तरफ ही इशारा कर रही थी। अब रात के 3 बज चुके थे और मेरे कज़न्स किसी न किसी तरह मुझे रिलैक्स कर रहे थे। मेरे हवास बहाल होने पर मैंने इनको सारा वाक़या बताया। ये सुनकर मेरी एक कज़न तो परेशान हुई, मगर बाकी सारे हंसने लगे और कहने लगे कि यार, तुम तो बड़ी डरपोक हो। थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई होगी, तुम डर के वॉशरूम से बाहर के लिए भागी होंगी और तुम्हारा दुपट्टा दरवाजे में अटक गया होगा, जिसकी वजह से तुम्हें झटका लगा
और तुम पीछे की तरफ गिर गईं। इन लोगों ने मेरे साथ पेश आने वाले वाक़ये को इतना सिंपल कर दिया था कि मुझे अपनी अकल पर भी शक हो रहा था कि कहीं जो ये लोग कह रहे हैं वो हकीकत तो नहीं। खैर कज़न ज़बरदस्ती मुझे उठाकर समंदर की तरफ ले गए और मैं भी पानी में जाकर खड़ी हो गई। उस हट से निकलने के बाद मेरे जिस्म पर जो भारीपन था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरी एक कज़न मुसलसल परेशान थी और उसकी ये परेशानी मैं भी नोट कर रही थी। मैंने उससे पूछना भी चाहा मगर उसने बात को टाल दिया और फिर मेरी एक कज़न मेरे हाथ से पकड़कर मुझे गहरे पानी में ले जाने लगी। जैसे ही मैं गहरे पानी में गई, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी तो मैं भी इनके साथ मजाक कर रही थी। मैंने मजाक में इनसे पूछा कि भला उनको कैसे पता चला कि मेरे साथ ये सब हुआ है। वो बताने लगी कि हमने तुम्हारी चीखों की आवाज़ सुनी थी, इसलिए हम घबरा कर सारे लोग अंदर आ गए थे और देखा तो तुम बेहोश पड़ी थी। मैंने मज़ीद पूछना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैं ख़ुद भी इस वाक़े को भूलना चाह रही थी। हम सब पानी में से निकलने का सोच ही रहे थे। मुझे लगा कि पानी के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उससे पहले ही मैं मुंह के बल गिर पड़ी। मुंह के बल गिरने से मेरी नाक की हड्डी टूट गई। सब लोग मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। जब मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ, सब मुझसे पूछने लगे, आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम तो हमारे सामने बिल्कुल ही ठीक खड़ी थी और अचानक ही मुंह के बल गिर गई। वो लोग ये समझ रहे थे कि पाँव के नीचे से रेत फिसल गई होगी और इसी वजह से मैं गिर गई। मैंने उन लोगों को बताया कि मैं वैसे ही नहीं गिरी, बल्कि पानी के अंदर ज़ोर से मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया था। मुझे अभी तक अपने पैर में जलन महसूस हो रही है। और फिर जब मैंने उठकर अपने पैर की तरफ देखा तो वहाँ बाकायदा उंगलियों के निशान थे और वो निशान 5 उंगलियों के नहीं बल्कि 6 उंगलियों के थे। मेरे सारे कज़न भी ये देखकर डर गए थे क्योंकि वो निशान इतने वाज़े थे कि कोई भी इसे मेरा वहम नहीं कह सकता था। घर पहुँचे तो बड़ों से अलग क्लास हुई कि तुम लोगों को कई बार समझाया कि रात के वक्त समंदर पर मत जाया करो। रात के वक्त समंदर पर शैतानों का कब्ज़ा होता है और तुम जवान लड़कियां आराम से रात को समंदर पर घूम फिर रही होती हो। हम उस वक्त जब घर वापस आकर सोए तो तकरीबन सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस दिन मैंने जो ख्वाब देखा वो इंतहाई भयानक था। मैंने ख्वाब में उस रात पेश आने वाले सारे वाक़यात देखे, लेकिन इनका एंगल डिफरेंट था। मन्नत का कहना है कि पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगी या नहीं, लेकिन वो सारे मनाजिर मेरे सामने थे, मगर मैं उन मनाजिर को देख फ्रंट एंगल से रही थी। यानी कोई लड़की उसी वॉशरूम में खड़ी है और मैं उसको सामने से देख रही हूँ। वो बंदा जो मेरे पीछे खड़ा था वो मैंने ख्वाब में वाज़े देखा। उसकी शक्ल तो मैं ना देख सकी, लेकिन उसकी अंगारे जैसी 2 आँखें जो मेरे कान के बिल्कुल करीब थी वो मैंने ख्वाब में देखी। उसी वक्त मेरी आँख खुल गई और जब मैं उठी तो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे और मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। और मेरी वो कज़न जो उस रात बहुत परेशान थी, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वो मेरा बहुत ख्याल रख रही है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रही है, लेकिन किसी कन्फ्यूजन का शिकार है। मेरी तबीयत में अजीब सी बेचैनी और गुस्से की कैफियत पैदा हो गई थी और किसी से बात तक करने का दिल नहीं कर रहा था। अगर कोई कज़न पूछने के लिए आता या साथ ले जाने के लिए आता तो मैं गुस्से से इसे डांट देती थी और कमरे से बाहर निकलने का कह देती थी। मेरे कज़न्स भी मेरे इस रवैये से हैरान थे क्योंकि मैं इस किस्म की बदतमीज़ लड़की नहीं थी, लेकिन वो लोग यही समझ रहे थे कि रात वाले वाक़ये की वजह से ये परेशान है, तो उन्होंने भी इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैं किसी को अच्छी तरह से बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मुझे हर वक्त किसी का अपने साथ होने का एहसास हो रहा था और वो एहसास इतना हकीकत पर मबनी था कि मैं अगर बेड पर करवट लेकर लेटती तो पीछे मुझे किसी और की भी बेड पर बैठने की आवाज़ आती थी। इसके बाद मैं चीखने चिल्लाने लगी और फिर अम्मी को कई घंटे मेरे साथ बैठना पड़ता था ताकि मैं मुतमईन होकर सो जाऊं। मन्नत कहती है कि आपको एक बात और बताती चलूं कि उस रात हम कज़न्स ने मिलकर ये डील कर ली थी
کہ ہم وہ واش روم والا سارا واقعہ گھر میں نہیں بتائیں گے، بلکہ صرف اتنا بتانا تھا کہ پیر پھسلنے کی وجہ سے میں گر گئی تھی۔ وہ لوگ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، کیونکہ وہ بیچارے تو مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، مگر ہوا کچھ اس کے برعکس۔ ابھی تو گھر میں بڑوں کو پیر پھسلنے کا ہی بتایا تھا، تو انہوں نے اتنے شیاطین جمع کر لیے سمندر میں۔ اگر میرے ساتھ پیش آنے والا وہ شیطانی قصہ پتہ لگ جاتا تو پھر گھر میں طوفان آ جاتا۔ میری وہ کزن جو پہلے بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور اب تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں نارمل ہونے پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو ساری بات گھر والوں کو بتا دی، اور ان باتوں میں سے جو ایک بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ جب تمہاری چیخو پکار اندر ہٹ سے آنے لگی تو ہم سب اندر کی طرف بھاگے، اور اندر جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ تم زمین پر پڑی ہو، اور کمرے کی لائٹ بھی اور واش روم کی لائٹ بھی سوئچ بورڈ سے بند ہے، یعنی خود ہی بٹن آف ہوئے پڑے تھے۔ اور اس رات لائٹ تو گئی ہی نہیں تھی، بلکہ میرے کزن مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے تاکہ میں مزید نہ ڈر جاؤں، یعنی کمرے کی لائٹ تو کسی نے بند کر دی ہو، مگر واش روم میں تو صرف میں ہی تھی، مگر سوئچ کیسے بند ہوا؟ اس کے بعد وہ خواب میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، بار بار وہ ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ تب میری خالہ نے اپنی جاننے والیوں کو فون کیا، وہ روحانی معالج تھیں۔ انہوں نے میری ماں کا اور میرا نام پوچھا اور کہا آپ 15-20 منٹ تک دوبارہ کال کر لیں۔ جب خالہ نے دوبارہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی جگہ گئی تھی جہاں شیاطین کا بسیرا تھا، اور یہ ان کے شکنجے میں آ گئی۔ یہ سن کر ہم سب بھی گھبرا گئے کہ ہم کس کام کے لیے کراچی آئے تھے اور یہاں کس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ تب اس اماں جی نے میری خالہ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ دم کر کے دیا کہ یہ اس جگہ دبانا ہے جہاں یہ لڑکی ڈر گئی تھی، اور اس چیز کو دبانے کا وقت بھی وہی ہونا چاہیے جس ٹائم پہ یہ ڈری تھی۔ اور آخری شرط نے تو میرا دل ہی دہلا کے رکھ دیا، وہ یہ کہ یہ چیز اس لڑکی کو خود جا کر دبانی ہوگی۔ میں تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں دوبارہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھول کر بھی دوبارہ اس ہٹ کے پاس جاؤں گی، لیکن میرا خود وہاں جانا اس علاج کا حصہ تھا۔ مگر ایک بات اور تھی کہ ان اماں جی نے کہا کہ گھر میں سے 2-3 لوگ اور بھی اس لڑکی کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اس ہٹ کے قریب اکیلے ہی اس لڑکی نے جانا ہوگا۔ آپ لوگ دور سے اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ 2 دن تو مجھے منانے میں ہی لگ گئے، کیونکہ میں کسی طرح سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس ہٹ کے پاس جاؤں۔ گھر والوں کے کافی سمجھانے کے بعد ان کے ساتھ رات 1 بجے وہاں پہنچے۔ وہاں جا کے میں نے وہ دم کی ہوئی چیز دبائی تو مجھے وہی لال سرخ آنکھیں کھڑکی میں سے جھانکتی ہوئی نظر آئیں۔ میں گر کر بے ہوش ہو گئی، اور کب اور کیسے گھر والے مجھے اٹھا کر واپس لائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ دم کرنے والی اماں میرے پاس بیٹھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ شکر ہے بیٹا تم نے وہ دم کی ہوئی چیز دبا دی، ورنہ وہ شیاطین ساری زندگی کے لیے تمہیں نقصان پہنچاتے ہی رہتے۔ اماں جی کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ آج تک دوبارہ میرے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اللہ کے کرم سے میری ان سے جان چھوٹ گئی۔ دوستو، ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں ہر صورت میں ماننی چاہیے، کیونکہ وہ اس جگہ سے کافی پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، جس جگہ سے ہم آج گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس کوئی ٹرو سٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں بھیجیے، ہم آپ کی سٹوری کو اپنی ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ اور اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو۔